हेलो दोस्तों। आज हम अपना एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। और इन सेल बायोलॉजी के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसको हम इसके सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और इसके ज़्यादा लंबे लेक्चर्स हम नहीं बनाएंगे क्योंकि लंबे लेक्चर्स को बनाने में और देखने में भी बोरियत फील होती है। और अगर शॉर्ट लेक्चर्स होंगे तो उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे और इनके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशंस होंगे हर एक टॉपिक के बारे में वो इनफ होंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट इफ़ यू आर watching this with 100% concentration, you know what, truly don't lie yourself. Okay, अगर आप इसको लिखते नहीं हो, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। तो अगर आप इसको लिखना नहीं चाहते, सिर्फ सुनोगे भी ना ध्यान से, देन यू विल नेवर एवर फॉरगॉट दिस। आई प्रॉमिस्ड यू, आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें एंड ट्रस्ट करके, एंड आई होप कि आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और डेफिनेटली आपको समझ आएगा। ओके, तो आइए चलिए हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ये जो सेल बायोलॉजी है उसका मतलब होता क्या है, मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी इस जो चैप्टर का नाम रखा गया है, इस यूनिट का नाम रखा गया, वो क्यों रखा गया है। ओके, तो सेल बायोलॉजी के अंदर जैसा कि हम देख सकते हैं, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेल बायोलॉजी है इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ सेल होता है। इसका मतलब सेल के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। और सेल के बारे में हम क्या पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर, सेल के बारे में हम पढ़ते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में और सेल बिहेवियर के बारे में। ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल आप समझ गए कि सेल का स्ट्रक्चर जो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके नेम्स, उसके फंक्शन, समझ रहे हो आप। और जो सेल के फंक्शन होते हैं, सेल क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये पढ़ेंगे हम सेल बायोलॉजी के अंदर। और सेल के बिहेवियर के अंदर, बिहेवियर में क्या आएगा, बिहेवियर में आता है इंटरेक्शन ऑफ सेल विथ इट्स सराउंडिंग्स एंड अदर सेल। मतलब सेल कैसे अपने जो उसके अराउंड कैसे वो इंटरेक्ट करता है दूसरे लोगों से, और दूसरे सेल से कैसे वो इंटरेक्ट करता है, ये सेल बिहेवियर के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें हो गई सेल बायोलॉजी के। ठीक, इनमें हम सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चरल, जैसे डेफिनेशन होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8th 9th में, जो सेल के डेफिनेशन होता है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। तो ये जो टर्म्स होते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या आता है, आखिर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है। ओके, या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है। ओके, तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब कहने का क्या है। ओके, इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, तो इसको हम देखते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। ओके, तो एवरी लिविंग सिंपल, जो एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल हो ये या फिर कॉम्प्लेक्स हो, बेसिक हो या फिर एडवांस हो, हैज़ अ सेल, उनके पास सेल होता है जो कि एज इट्स मोनोमर यूनिट फॉर स्ट्रक्चर, जैसा कि वो उसका मोनोमर यूनिट होता है स्ट्रक्चर के लिए। तो जैसे हम आपको समझाने के लिए इतना बता सकते हैं, घर बनता है तो घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ईंट चाहिए होती है, हालांकि बहुत कुछ चाहिए होता है, बट अगर हम सिर्फ एक जैसे मोनोमर यूनिट है उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ईंट होती है, ब्रिक्स होते हैं, एक ईंट हुआ, ओके, फिर दूसरा ईंट हुआ, उसको जोड़ा, ढेर सारा ऐसे ही ईंट हमने जोड़ा तो एक घर फॉर्म होता है। ठीक है, घर बनता है। उसी तरीके से जो सेल है, एक एक सेल जो होता है, एक सेल जो होता है वो मोनोमर यूनिट होता है, दैट्स वाई इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। और हर लिविंग, मतलब एवरी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास होता है, और वो अपने बेसिक फंक्शन कर सकते हैं, सिंपल हो जैसे कि अमीबा, या फिर कॉम्प्लेक्स हो जैसे कि हम ह्यूमंस होते हैं, हम कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम भी अपना फंक्शन करते हैं, अमीबा भी करता है, तो जस्ट लाइक दैट। ओके,
इसलिए आता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, अभी हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें तो देखिए, एवरी सेल कैपेबल ऑफ डूइंग बेसिक फंक्शंस फॉर इट्स सर्वाइवल। ठीक, जितने भी सेल्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं, मतलब उनके पास एबिलिटी होती है फंक्शन करने की, एक बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने की अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, फंक्शन मतलब सेल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है कि कोई भी सेल हो, हर सेल के पास, मतलब बेसिक हो कॉम्प्लेक्स हो जो भी हो सिंपल हो, हर सेल के पास एक उनका बेसिक फंक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है टू सर्वाइव। ओके, और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इन्हें इसलिए बोला जाता है, जब हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को साथ में लेते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो इसके बारे में ये तो हमने डेफिनेशन उसका अच्छे से देख लिया, बट अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं डेफिनेशन तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो उसमें आप देखो, अभी आपने ये समझ लिया ना, तो आपको डेफिनेशन सिर्फ रीड करने की ज़रूरत है, आपको ऑब्वियसली समझ आ जाएगा। ओके, जैसे डेफिनेशन ऑफ सेल में क्या है, स्मॉल membrane enclosed with filled with a concentrated aqueous solution of chemicals and endowed with extraordinary ability to create copies of themselves by growing and dividing into two. ओके, बहुत सिंपल था, आपको डेफिनेशन समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको ये समझ आ गया होगा कि स्मॉल होता है, मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड होता है और फिल्ड होता है कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन, साइटोप्लाज्म जैसे हुआ, केमिकल इंडोड विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है क्रिएट करने की कॉपीज़ को, मतलब अपने ही कॉपीज़ को डिवाइड करते हैं। ओके, सेल्स जो होते डिवाइड करते हैं ना, उनके पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है। तो लाइक दैट, ये हो गया एक सेल का डेफिनेशन। ठीक है, अभी अगर हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ सेल, जैसे कि सेल का इवोल्यूशन मतलब सेल कैसे आया। ओके, हम कैसे सेल को, मतलब कैसे जाने प्रिमिटिव सेल, कैसे सेल फॉर्म हुआ। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इवोल्यूशन ऑफ सेल की बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेनली मिलर एक साइंटिस्ट थे। ओके, जिन्होंने बताया है इवोल्यूशन ऑफ सेल के बारे में। ठीक, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपको एक, आप सुनिए पहले, जो स्टेनली मिलर थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ सेल के बारे में बताया। क्या बताया कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं एक साथ, फिर वो क्या करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, और इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अराउंड जब एक मेम्ब्रेन आ जाता है तो वो एक प्रिमिटिव सेल को फॉर्म करता है। ओके, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे भी किसी सेल के बारे में बात नहीं की, एक प्रिमिटिव साधारण सेल फॉर्म होता है। ठीक है, यही इन्होंने बताया, और उस सेल को फॉर्म करने में मतलब कैसे इन्वायरमेंट उस प्रिमिटिव सेल के लिए कैसा अर्थ एटमॉस्फेयर था, क्या था। ओके, वो आगे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, and when these macromolecules were surrounded by a membrane, a primitive cell was formed। जो बताया मैंने वहाँ पे यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो अभी प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर, उस मतलब कैसा एटमॉस्फेयर था। ओके, तो वो जो एटमॉस्फेयर था जिसमें प्रिमिटिव सेल फॉर्म हुआ वो रिड्यूसिंग था, मतलब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। रिड्यूसिंग क्यों था, क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट था। ओके, और वहाँ पे प्रेजेंट क्या था फिर। ओके, तो ये जो एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था, उसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच था, मतलब उसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही मतलब भारी मात्रा में प्रेजेंट था। वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट थे। ठीक, और ये जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी जो गैसेस हैं, इन गैसेस को जब एक सोर्स ऑफ एनर्जी मिला, सनलाइट या फिर लाइटनिंग, बिजली जो होती है, उनके फॉर्म में जो एनर्जी मिला, तो ये क्या फॉर्म के, इन्होंने माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाया, और ये माइक्रोमोलिक्यूल्स के अराउंड जब एक मेम्ब्रेन आया तो उसने एक प्रिमिटिव सेल फॉर्म किया। ठीक, तो जब ये प्रिमिटिव सेल फॉर्म हुआ, अभी देखो ये प्रिमिटिव सेल फॉर्म हो गया। अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे नॉर्मली गेट बी में, सीयूईटी में आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फर्स्ट प्रिमिटिव सेल कौन सा फॉर्म हुआ, तो सबसे पहला प्रिमिटिव सेल आरएनए फॉर्म हुआ था। ओके, अभी आप जैसे अगर असर्शन रीजन क्वेश्चंस में पूछ दिया जाए कि प्रिमिटिव सेल आरएनए ही कैसे, क्यों,
तो रीज़न इसका ये है कि देखो, जो सेल फॉर्म हुआ, अभी जो सेल है उसे मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब सेल कैटालिसिस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके अंदर। और तो और सेल को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए भी मतलब वो कैपेबल होना चाहिए, रेप्लिकेशन का प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। तो आरएनए दोनों ही था, मतलब आरएनए के पास दोनों था, कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी थी, रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी थी। ओके, सो दैट्स वाई इसका क्वेश्चन आप मतलब जो पहला प्रिमिटिव सेल फॉर्म हुआ था वो आरएनए था, इसको याद रखिएगा। ओके, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इसको दिखा देती हूँ अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे सेल के टाइप्स के बारे में, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सेल टाइप्स प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, ये हम बहुत पहले से जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल, उसकी स्ट्रक्चर और क्या क्या होता है उसमें वो पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। ओके, तो चलिए प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रो मतलब, पहले प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, हमने यहाँ पे इसको ऐसे करके दिखाया प्रिमिटिव। कैरियॉन्स, कैरियोट मतलब कैरियॉन, जैसे यहाँ से उठा ले कैरियॉन, कैरियॉन मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक, अभी प्रोकैरियोट्स के नॉर्मल जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में जाने, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, उसके बदले में न्यूक्लियोइड होता है। जब भी हम न्यूक्लियोइड होता नहीं है, लाइक वो एक साइटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको हम अभी स्ट्रक्चर बताएंगे तो समझाएंगे। ओके, तो देखिए, ऑल्सो लैक सेल ऑर्गेनल्स, मतलब प्रोकैरियोट्स के पास सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो कुछ भी प्रेजेंट होता है एमी मतलब फ्लोट करता होता है, उस उनके पास कोई भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, और ये प्रोकैरियोट्स क्या इंक्लूड करता है? इंक्लूड बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, पीपीएलओस एंड माइकोप्लाज्मा, ये सब प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। ठीक, अभी हम प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये जो है ये पूरा प्रोकैरियोट का डीप स्ट्रक्चर है, और अगर इसको समझ लिया आपने, सिर्फ सुन लिया ना, ये देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटिंग लग रहा है बट ये बहुत ईजी, एक बार आप सुनोगे ना, ये मैंने कलर से इसलिए किया है क्योंकि समझने में आसानी हो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली जो एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो दिखाती हूँ, फिर आपको ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो देखिए, ये जो है एक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का। अब यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है आप उसको देख लो, और जो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है उसे ही हम एक मतलब व्यू में उसको हम एक अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो इस मतलब पिक्चर हमने आपको पीछे दिखाया उसमें ही ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लियाइड प्रेजेंट है। और देखो कि न्यूक्लियाइड के अराउंड मतलब कोई भी किसी चीज़, कोई ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है, ये ऐसे, ये तो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियाइड यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, इसके सराउंड में कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट, कोई बैरियर नहीं है। ओके, तो न्यूक्लियाइड यहाँ पे इसको ये जो है ना, ये जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। और ये न्यूक्लियोइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक साइटोप्लाज्म का पार्ट है, एक जगह है जहाँ पर कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसे ही हमने न्यूक्लियोइड बोला है। ठीक, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है शॉर्ट, ये इसको हम पिलाई बोलते हैं। और ये जो फ्लैजिला ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक, फिर देखो यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ये अंदर वाला जो एक लाइन है सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाला जो है सेल वॉल है। और ये जो है ये मीजोसोम्स है। मीजोसोम्स क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फोल्डिंग जो होता है, फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मीजोसोम्स कहलाते हैं। ओके, तो इसको हम आगे आपको अभी हम उस स्ट्रक्चर में अच्छे से समझाएंगे, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये रहा स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का। अब आइए हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर में जहाँ पे हमने इसको डीपली एक्सप्लेन किया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बाहरी जो लेयर होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे पहला जो लेयर होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ठीक, ग्लाइको मतलब शुगर, कैलिक्स मतलब कोट।
ठीक है। ये किससे बना होता है? शुगर कोट होता है ये जो होता है, और शुगर कोट का मतलब कोट ऑफ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड का कोट होता है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में। अभी ये जो कोट है पॉलीसेक्राइड का, ये दो तरीके का हो सकता है, एक कैप्सूल और एक स्लाइम लेयर। ठीक, कैप्सूल होगा तो क्या होगा, ये मतलब दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ये यहाँ पे सिर्फ आपको, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में बहुत चीज़ें आते हैं, जैसे कि आपने देखा बैक्टीरिया, आर्की पीपीएलोस, माइकोप्लाज्मा, तो डिफरेंस में मतलब कुछ भी हो सकता है किसी में भी, बट यहाँ पे तो ओवरऑल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात किया गया है, इसलिए ऐसे बोला गया है। ओके, तो अगर कैप्सूल हुआ तो क्या होगा, हार्ड होगा, रिजिड होगा, प्रिवेंट करेगा फाइगोसाइटोसिस से। ठीक, और अगर स्लाइम लेयर हुआ तो क्या हुआ, लूज होगा, म्यूसिलीजिनस होगा, और प्रिवेंट करेगा डेसिकेशन से। डेसिकेशन मतलब एक्सट्रीम ड्राइंग से प्रिवेंट करेगा। ठीक, तो सबसे बाहर वाला क्या हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद आएगा सेल वॉल। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होगा, मेडअप होगा पेप्टाइडोग्लाइकन से, इसका सेल वॉल बना हुआ होगा और प्रिवेंट करेगा ऑस्मोटिक लाइसिस से। ठीक, हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। हाँ, जो कि मतलब कोट होता है पॉलीसेक्राइड का, और ये दो तरीके के होते हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। ठीक, उसके बाद हमने देखा सेल वॉल। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है और प्रिवेंट करता है ऑस्मोटिक लाइसिस से। ठीक, सेल वॉल के बाद आता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये तीसरा लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्हें बोलते हैं। ये मेडअप होता है, जो ये बना हुआ होता है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से, और एक सेलेक्टिविटी बैरियर क्रिएट करता है। ठीक, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेलेक्टिविटी बैरियर को क्रिएट करना। ओके, फिर अगर हम इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर अभी क्या प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अच्छा, सबसे पहले अंदर बात करने से पहले हम ये बता दें कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन तीनों को, ये लेयर हमने बना ना, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सेल इन्वेलप। ठीक, और इसमें आपको क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि आप अरेंज करिए। ओके, तो सबसे अगर बाहर की बात करें, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर अंदर से हम बात करें अरेंज करने की, तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर ग्लाइकोकैलिक्स आएगा। ठीक है, तो अब अंदर चलते हैं सेल के अंदर। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो सब कुछ ऐसे ही फ्लोट करेगा। ये आपको एक पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ पे ऐसे है, जो ये क्या है, मीजोजोम। मीजोजोम मतलब फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मीजोजोम कहलाता है। ठीक, और ये मीजोजोम का काम क्या होता है, मीजोजोम का काम होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी कराना और डीएनए रेप्लिकेशन कराना। ठीक है, एंड मीजोजोम्स का क्या काम होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ कराना और डीएनए रेप्लिकेशन कराना। ठीक, और इनके अंदर एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जो कि आप बायोटेक्नो मतलब बायोटेक में पढ़ते हो जनरली, रेप्लिकेशन वगैरह, या फिर ऐसे भी पढ़ते हो कि जो बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूक्लियाइड, ये मैंने आपको, ये देखो कोई ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियाइड मैंने आपको ये ऐसे ब्लू कलर से इसलिए किया है क्योंकि आप समझ सको, ये रीज़न है, पार्ट है साइटोप्लाज्म का जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियाइड बोल रहे हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वेयर जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट्स। ठीक है, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, सिंगल होगा और सर्कुलर डीएनए होगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, बट कौन से राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, और इसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती है, जिसे हम सेल इंक्लूजन भी बोलते हैं, जिसका काम होता है स्टोरेज का। ठीक है, तो ओवरऑल आपने देखा कि ये जो होते हैं, इनमें 3 लेयर पाए जाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल होता है, उसके बाद में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और उन तीनों को मिलाकर हम सेल इन्वेलप बोलते हैं। ठीक, फिर उसके अंदर की बात करें तो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें न्यूक्लियोइड होते हैं जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, फिर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, फिर मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, जिसका काम होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी कराना और डीएनए रेप्लिकेशन कराना। ओके, फिर यहाँ पे 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और इंक्लूजन बॉडी भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम सेल इंक्लूजन भी बोलते हैं, जिसका काम होता है स्टोरेज का। ठीक है,
फिर इनमें और भी 3 चीज़ें हैं जो कि हमने वहाँ पे देखा था, फ्लैजेला, पिलाई और फिम्ब्री, ठीक है। फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला जो होता है लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि वहाँ पे देखा, वो लोकोमोशन में, सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। पिलाई क्या होता है? पिलाई और फिम्ब्री जो होते हैं दोनों ही शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा था, अभी फिर से एक बार दिखा दूंगी। ओके, तो पिलाई क्या करता है? कॉन्जुगेशन करता है। कॉन्जुगेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का काम पिलाई करता है। ओके, फिम्ब्री क्या करता है? अटैचमेंट ऑफ सेल टू द डिफरेंट सरफेस। फिम्ब्री हेल्प करता है सेल को अटैच करने में, मतलब अटैचमेंट ऑफ सेल का डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पे, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स के बारे में ओवरऑल था, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को एक बार और अच्छे से इसको मैं दिखा देती हूँ पहले, आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, ठीक है, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। ये रहा प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे फ्लैजेला, फिम्ब्री, फिलाई, इसका भी आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, ओके, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आगे का लेक्चर सेल बायोलॉजी का चाहिए तो कमेंट करें और मैं बनाऊंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।